साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण डिस्कशन है या उसके संबंध में जो विश्लेषण है उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एच कार्ड के बारे में। तो यह एच कार्ड है क्या? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका पूरा नाम है क्या। तो इसका पूरा नाम है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। तो इसके बारे में और चीज़ें देखें तो हाल ही में जो फ्रंट लाइन पे कोविड-19 हेल्थ केयर वॉरियर्स हैं, अर्थात जो फ्रंट लाइन पे कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनकी सहायता के लिए CSIR लैब द्वारा एक रोबोट एच कार्ड को विकसित किया गया है। इससे संबंधित कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो यह जो डिवाइस है वो कोविड-19 संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने में मुख्य स्वास्थ्यकर्मियों की मदद करेगा। मतलब इस डिवाइस की मदद से जो कोविड-19 पेशेंट हैं उनकी देख रेख जो है वह एक फिजिकल डिस्टेंस से की जा सकेगी। मतलब अब जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको जो संक्रमित मरीज हैं उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, दूर से ही उनका इलाज किया जा सकता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो स्वास्थ्यकर्मी पहले इनके कांटेक्ट में आते थे तो कई बार क्या होता था कि स्वास्थ्यकर्मी भी जो होते थे संक्रमण का शिकार हो जाया करते थे और कई बार समस्या इतनी बढ़ जाती थी कि किसी हॉस्पिटल में कुछ स्वास्थ्यकर्मी यदि संक्रमित हो जाते थे तो पूरे हॉस्पिटल को सीज करना पड़ता था। अब यदि किसी हॉस्पिटल को सीज कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो आपकी स्वास्थ्य अवसंरचना है या जो मेडिकल फैसिलिटी है उस पर काफ़ी बर्डन आ जाता है। और चूँकि भारत की जो मेडिकल फैसिलिटी है या जो आप कह सकते हैं स्वास्थ्य अवसंरचना है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है कि इस तरह के बर्डन को वो बियर कर सके। तो यह एक तरीके की समस्या थी। तो इस तरीके से यह जो डिवाइस है इस तरह की समस्याओं से निजात दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तथा इसके यदि निर्माण की बात करें किसने की है तो इसका निर्माण सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दुर्गापुर में स्थित CSIR का लैब है, इस लैब के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। और यह जो उपकरण है इसमें विभिन्न अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया गया है और इसमें जो नेविगेशन है वह स्वचालित अर्थात ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीक़ों से ये काम करता है। तथा इस रोबोट को या इस डिवाइस को एक नियंत्रण स्टेशन द्वारा नियंत्रित एवं संचालित किया जा सकता है। मतलब इसको नियंत्रित करने के लिए एक नियंत्रण स्टेशन कमांड स्टेशन होगा जहां से आप इसको दूर बैठ करके ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तथा इसमें कई सारी विशेषताएं जैसे कि इसमें नेविगेशन की फैसिलिटी है। तो यह क्या है, यह एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है या जहाँ पर भी जिस पेशेंट के पास आप इसको भेजना चाहते हैं उस पेशेंट के पास यह चला जाएगा। इसके अलावा इसमें रोगियों को दवाइयाँ व भोजन उपलब्ध कराने के लिए मेज जैसी दराज सक्रियता प्रणाली भी या ड्रावर एक्टिवेशन सिस्टम है। मतलब ये कि जैसे कि आपने मेज में या अलमारी में क्या देखो कई सारे दराज बने होते हैं, तो इसमें भी उन दराजों में क्या करते हैं आप अलग अलग चीज़ों को रखते हैं। तो इसी प्रकार से यह जो डिवाइस है यह डिवाइस भी क्या है, एक मेज जैसा है या कह सकते हैं एक अलमारी जैसा है जिसमें कई सारे दराज हैं। अब इन अलग अलग दराजों में क्या होगा कि कुछ में दवाइयाँ होंगी, कुछ में भोजन होगा। तो ये पेशेंट के पास जाएगा, उसको जो ज़रूरत हो वो इसके द्वारा उसको प्रदान किया जा सकेगा। इसके अलावा इस डिवाइस के द्वारा जो भी नमूना संग्रह करना है, मतलब जो भी उससे संबंधित जांच करना है उसका कलेक्शन ये कर सकता है। और यदि कोई संक्रमित मरीज से कोई ऑडियो या विजुअल कम्युनिकेशन करना है वो भी इस डिवाइस के माध्यम से किया जा सकता है। तथा एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन के बारे में, इसकी जो कीमत है वो 5 लाख रुपए से कम है और इसका वजन जो है 80 किलोग्राम से कम है। तो यह कोई बहुत खास जानकारी नहीं है, बाकी ऊपर की जो जानकारियाँ ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अगला है USA की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में भारत को शामिल किया गया है या स्पेशल 301 रिपोर्ट। तो यह है क्या, इस पूरी चीज़ को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसकी वजह से यह चर्चा में आया। तो अमेरिका ने वर्ष 2020 में भी भारत को बौद्धिक संपदा अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन में कमी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिनिधि या इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में बरकरार रखा है। मतलब बरकरार रखा है तो इसका मतलब है कि भारत जो है पहले भी इस लिस्ट में 2019 में भी इस लिस्ट में शामिल था और इस बार भी इसी लिस्ट में इसको रखा गया है। अगर इस लिस्ट के बारे में बात करें तो यह जो USTR है अर्थात आपकी संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि है, यह प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी करती है जिसका नाम है स्पेशल 301 रिपोर्ट। तो याद रखिएगा यह रिपोर्ट किससे संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है और बौद्धिक संपदा कानूनों
से संबंधित या इसमें जानकारी दी जाती है। तो यह जो रिपोर्ट है, इसमें विभिन्न देशों में बौद्धिक संपदा कानूनों जैसे कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क आदि के कारण अमेरिका की कंपनियों और उत्पादों के समक्ष उत्पन्न होने वाले व्यापार अवरोधों की पहचान की जाती है। मतलब उन कारकों का पता किया जाता है जिनकी वजह से जो अमेरिकी कंपनियां और उनके जो उत्पाद हैं उनको व्यापार करने में समस्याएं आती हैं विभिन्न देशों में। तो इस रिपोर्ट में प्रायोरिटी वॉच लिस्ट और वॉच लिस्ट नाम की 2 लिस्टें होती हैं। इन लिस्टों में वे देश शामिल किए जाते हैं जिनके बौद्धिक संपदा नियमों को अमेरिकी कंपनियों के लिए चिंता का विषय माना जाता है। मतलब उनके नियमों की वजह से जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनको व्यापारिक अवरोध उत्पन्न होता है। तथा स्पेशली यदि हम प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के बारे में बात करें जिसमें भारत को शामिल किया गया है, तो इस लिस्ट में USRT अर्थात संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा उन देशों को शामिल किया जाता है जिनके बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित नियमों में गंभीर कमियां होती हैं और जिन पर USRT द्वारा ध्यान दिया जाना अनिवार्य होता है। वैसे तो दोनों लिस्टों में इसी तरह की चीज़ें होती हैं, परंतु इसमें जो आपका प्रायोरिटी वॉच लिस्ट होता है इसमें कुछ ज़्यादा गंभीर मामले होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से भारत को इस लिस्ट में रखा गया है। तो अमेरिका के अनुसार भारत ने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने बौद्धिक संपदा ढांचे में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पर्याप्त सुधार नहीं किया है, जिसके कारण बीते कई वर्षों में अमेरिकी कंपनियों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तथा ये जो चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां किस प्रकार की हैं? तो इसमें नवप्रवर्तकों के लिए भारत में पेटेंट प्राप्त करना, पेटेंट बनाए रखना तथा उन्हें लागू करना जो है अपेक्षाकृत कठिन है, क्योंकि यहाँ पर बौद्धिक संपदा जो संरक्षण है उससे संबंधित जो कानून है वो बहुत ज़्यादा या जो ढांचा वो बहुत सही नहीं है, ऐसा अमेरिकी कंपनियों का मानना है। ऐसा ये जो इस तरह की जो चुनौतियां हैं वो मेनली जो है वो फार्मास्यूटिकल उद्योग है, यहाँ पर इस तरह की चुनौतियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कंटेंट के निर्माण और व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करने में विफल रही कॉपीराइट नीतियाँ भारत की और पुराना तथा अपर्याप्त कानूनी ढांचा भी जो भारत का है वह भी चिंता का विषय रहा है। तो इन सारी चिंताओं के मद्देनज़र अमेरिका ने भारत को इस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है तथा यह जो USTR है जिसने यह रिपोर्ट जारी की है, स्पेशल 301 रिपोर्ट, इसने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 1 वर्ष में भारत बौद्धिक संपदा संरक्षण एवं प्रवर्तन पर अपनी प्रगति में कुछ खास नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से इनको इस लिस्ट से बाहर किया जाए। तथा इस रिपोर्ट में भारत को बौद्धिक संपदा संरक्षण एवं प्रवर्तन के संबंध में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक कहा गया है। अब कुछ अन्य तथ्यों को देख लें। क्या प्रश्न उठता है कि क्या भारत के अलावा अन्य भी कोई देश शामिल है या भारत ही को ही अकेले इसमें रखा गया? तो अमेरिकी प्रशासन ने भारत सहित 10 देशों को इस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंतर्गत रखा है। अब भारत के अलावा कौन से 9 देश हैं? तो अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन, वेनेजुला ये शामिल हैं। तो इनके नाम हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा अकेले भारत नहीं शामिल है, भारत के अलावा भी अन्य देश, मतलब कुल मिला के 10 देश इसमें शामिल हैं। तथा वहीं पर वर्ष 2019 में अमेरिका ने कनाडा और थाईलैंड को इस सूची से हटा दिया था और 2019 में इसमें कुवैत को भी शामिल किया गया था। तो 2019 में 11 देशों को इस लिस्ट में शामिल किया गया था, इस बार कुवैत को नहीं लिया गया है, और जबकि कनाडा और थाईलैंड को पहले ही 2019 में ही इस सूची से हटा दिया गया था। तथा जो इसकी दूसरी लिस्ट, इसका नाम है वॉच लिस्ट, इसमें 23 देशों को शामिल किया गया है। इसमें आपके ब्राज़ील, पाकिस्तान जैसे देश शामिल किए गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के संबंध में। तो यह है क्या? तो होता क्या कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके बौद्धिक सृजन मतलब जैसे कि उसने कोई पेंटिंग की है या उसने कोई साहित्य कृति लिखी है या कोई संगीत दिया है, तो इस प्रकार का जो बौद्धिक सृजन मतलब जो बुद्धि के द्वारा या बौद्धिकता के द्वारा जो क्रिएशन किया जाता है, तो बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार IPR कहलाते हैं। जैसे क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति है वो कोई फिजिकल क्रिएशन करता है, मतलब कोई प्रॉपर्टी बनाता है, तो उस पर क्या होता है, उस व्यक्ति का अधिकार होता है। तो ऐसे ही ये क्या है, ये बौद्धिक क्रिएशन है। वस्तुतः ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन करता है, जैसे साहित्यिक कृति की रचना, शोध करना, आविष्कार, पेंटिंग, डिजाइन इत्यादि करता है, तो ये माना जाता है कि सर्वप्रथम उस व्यक्ति का उस
जो बौद्धिक सृजन हुआ है या बौद्धिक क्रिएशन है उस पर उसका अनन्य अधिकार, मतलब पहला अधिकार उस व्यक्ति का है जिसने उसको क्रिएट किया है। चूँकि यह अधिकार जो है वो बौद्धिक सृजन के लिए दिया जाता है, अतः इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है। तथा इस अधिकार को दिए जाने का उद्देश्य क्या है? तो बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाने का मूल उद्देश्य जो है वो मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को या जो ये क्रिएशन है मनुष्य का उसको प्रोत्साहित करना है। तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है, मतलब कई सारे इसके सेक्शन हैं जहाँ पर इसको ये अधिकार दिया जाता है। तो चूँकि इसकी जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है, इसलिए क्षेत्र विशेष के लिए उसके संगत अधिकारों एवं संबद्ध नियमों आदि की व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। अतः इसलिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए उसके अनुरूप जो है अधिकार तथा उससे संबद्ध नियमों को बनाया गया या उसकी व्यवस्था की गई है। इस आधार पर, मतलब ये जो इसका व्यापक क्षेत्र है, इन अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर इन अधिकारों को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक। तथा यदि भारत के संबंध में बात करें कि भारत में इनके संबंध में कौन से कानून कार्य करते हैं, तो जैसे पेटेंट के लिए भारत में द पेटेंट एक्ट 1970 कार्य करता है, कॉपीराइट के लिए द कॉपीराइट एक्ट 1957 काम करता है, ट्रेडमार्क के लिए द ट्रेडमार्क 1999 काम करता है, तथा औद्योगिक डिजाइन के लिए द डिजाइन एक्ट 2000 कार्य करता है। तथा यदि भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग के बारे में बात करें तो इसके लिए द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 कार्य करता है। तो यह एक्ट याद रखिएगा भौगोलिक संकेतक वाला, क्योंकि क्या होता है कि जीआई टैग यह नॉर्मल चर्चा में रहता है कि किसी न किसी उत्पाद को, प्रोडक्ट को क्या है वो जीआई टैग मिलता रहता है, तो यह चर्चा में बना रहता है। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि यह जो जीआई टैग है किस एक्ट के तहत दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो यह एक्ट का नाम याद रखिएगा, द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के बारे में। तो यह प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है, अर्थात इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यह मनाया क्यों जाता है? तो इस दिन को आधुनिक बैले क्या है? यह एक डांस की एक विधा है। तो आधुनिक बैले के जनक कहे जाने वाले जीन जॉर्जेस नोबेरे, जिनका जन्म 1727 में हुआ था और मृत्यु 1810 में होती है, इनकी जयंती की याद में, मतलब इनकी जयंती के उपलक्ष्य में यह प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। और इस अवसर पर हर साल एक उत्कृष्ट कोरियोग्राफर या डांसर द्वारा एक संदेश जो है वो दुनिया भर में प्रसारित किया जाता है। तथा ये इस दिन की शुरुआत के बारे में देखें तो इस दिन की शुरुआत जो है वो यूनेस्को की कला प्रदर्शन के प्रमुख भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट IITI की नृत्य समिति के द्वारा इसको मनाया जाना प्रारंभ किया गया था। तो यदि इस संस्था के बारे में थोड़ी जानकारी देख लें, ये जो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान है तो इसका स्थापना जो है 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। आगे चलते हैं, अगला है इंटरनेशनल जैज डे। तो यह इंटरनेशनल जैज डे जो है यह प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है और 2020 में जो यह मनाया जा रहा है यह इसका 9वां संस्करण है। अब प्रश्न उठता है इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो शांति, एकता, लोगों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने और एक शैक्षिक साधन के रूप में जैज की खूबियों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। अब प्रश्न उठता है यह जैज है क्या? तो इस जैज को देख लेते हैं है क्या। तो जैज जो है यह एक पश्चिमी सभ्यता की संगीत विधा है, ठीक है, संगीत विधा जिसकी शुरुआत जो है 19वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। और इस संगीत विधा का सबसे जो अहम वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, वो सैक्सोफोन है। सैक्सोफोन की यदि आपने कहीं फ़ोटो देखी होगी तो ये कुछ ऐसे बना होता है, मतलब ये ऐसे इस तरीके से कुछ सैक्सोफोन बना होता है, इधर पतला सा होता है और ये ऐसे घुमा रहता है। तो ये सैक्सोफोन इसका जो है महत्वपूर्ण जो है इंस्ट्रूमेंट होता है। तथा यह जो विधा है यह अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। अब यदि इसकी पृष्ठभूमि देखें तो यह मनाया कब से जा रहा है? तो यूनेस्को ने 30 अप्रैल 2011 को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। तो यह यूनेस्को के द्वारा इसको मनाया जाता है। यदि यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का पूरा जो नाम है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। और इसकी स्थापना, इस यूनेस्को की स्थापना जो है वो 4 नवंबर 1946 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और इसके महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। यहीं पर एक चीज़ और याद रखिएगा
यूनेस्को होता है और एक यूनिसेफ होता है, दोनों का नाम काफ़ी मैच करता रहता है। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, जबकि यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं मेकांग नदी के बारे में। अब मेकांग नदी चर्चा में क्या हो तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा देख लें। तो हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार मेकांग नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण जो अनुप्रवाह है, मतलब अनुप्रवाह देशों में, मतलब जो इस के प्रवाह क्षेत्र में जो देश आते हैं उसमें सूखे की स्थिति देखी गई है। ऐसा इस एक जो रिपोर्ट आई है या जो अध्ययन किया गया उसमें यह बात निकल कर आई है। अब हम लोग अध्ययन को थोड़ा आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मेकांग नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यह मेकांग नदी जो है यह दक्षिण पूर्व एशिया की ट्रांस बाउंड्री नदी है। ट्रांस बाउंड्री नदी मतलब यह कई देशों से होकर के गुजरती है। यह नदी जो है यह विश्व की 12वीं सबसे लंबी नदी है तथा एशिया की 7वीं सबसे लंबी नदी है और दक्षिण पूर्व एशिया की यह सबसे लंबी नदी है। तो तीन चीज़ें हैं, विश्व के स्तर पर देखेंगे तो 12वीं है, एशिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो 7वीं सबसे लंबी नदी है, और ये दक्षिण पूर्व एशिया में देखेंगे तो यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो लंबाई वो कितनी है, वो है आपकी 4350 किलोमीटर है। और यह निकलती कहाँ से होती है, यह तिब्बत का जो प्लेटू है, तिब्बत के पठार से निकल कर बहते हुए थाईलैंड की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा कि निकलती कहाँ से है, तो तिब्बत से निकलती है, और यह समाप्त कहाँ होती है, तो थाईलैंड की खाड़ी में जाकर के यह समाप्त होती है। तथा यह एशिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो 6 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से देश हैं, तो ये चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन 6 देशों से होकर के यह गुजरती है। तथा यह जो नदी है यह एक मेजर ट्रेड रूट है, जिससे चीन के पश्चिमी हिस्से जैसे ईवान वगैरह से और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में काफ़ी व्यापार होता है। परंतु इससे जो नेविगेशन है वो काफ़ी आसान नहीं है, क्योंकि कई रीजन, जैसे कि शुरुआत में जब ऊपर जहाँ से ये नदी निकलती है वहाँ शुरुआत में कई सारे जलप्रपात हैं, और नीचे वाले मतलब लोअर मेकांग में यदि देखेंगे तो कुछ सीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे यहाँ पर पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसमें जहाज चल पाना या नेविगेशन करना संभव नहीं हो पाता है। तथा चीन में इसे जो है लेकांग नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से इसका चीन में किस नाम जानते हैं, तो लेकांग नदी के नाम से जानते हैं। तथा चीन जो है इस नदी पर डैम बना रहा है, तथा इस डैम की वजह से विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जो डाउन स्ट्रीम देश हैं, मतलब जो मेकांग नदी के जो निचले तरफ वाले लोअर मेकांग में जो देश आते हैं वहाँ पर पानी की और अधिक कमी हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी कुछ सीजनों में यहाँ पर पानी की कमी होती है, पर जब यह डैम और बन जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमेशा के लिए पानी की कमी हो जाएगी। इसी के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह जो रिपोर्ट है, यह अध्ययन जो है वो बैंकॉक में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकांग इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया था। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यह जो आपका लोअर मेकांग इनिशिएटिव है यह चीन और म्यांमार को छोड़कर जो बाकी देश हैं, मतलब 6 देशों से गुजरती है नदी, तो इनके अलावा जो 4 देश बचते हैं उन देशों के द्वारा यह प्रारंभ किया गया इनिशिएटिव है लोअर मेकांग इनिशिएटिव। तो इसमें याद रखिएगा इस पहल में चीन और म्यांमार शामिल नहीं हैं। तथा इस अध्ययन को या जो ये रिपोर्ट है इसको अमेरिकी सरकार द्वारा फंडिंग की गई थी या वित्त पोषित किया गया है। अध्ययन में यह कहा गया है कि वर्ष 2012 से मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है वो प्रभावित हुआ है, तथा इसके अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। मतलब जो डाउन स्ट्रीम में है जो देश है वहाँ पर क्या है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तथा अध्ययन ने या जो रिपोर्ट आई है इसने इस पर नवीन सवाल खड़े किए हैं कि क्या चीन में उत्पन्न होने वाली नदियाँ जैसे कि ब्रह्मपुत्र या मेकांग नदी क्या है कि चीन के ही तिब्बत से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र आदि पर बनाए गए बांध जो हैं वो अनुप्रवाह क्षेत्रों में, मतलब जिन क्षेत्रों से होकर ये गुजरती हैं उन क्षेत्रों के देशों को मेकांग नदी की तरह प्रभावित कर सकते हैं। चूँकि मेकांग नदी क्या है कि मेकांग नदी जहाँ से होकर गुजर रही है, अब चूँकि मेकांग नदी पर ये चाइना ने डैम बना दिया, तो जो इससे आगे जहाँ से यह नदी गुजरती है वहाँ पे क्या है, पानी कमी होगी, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है सूखे की दिक्कत हो जाएगी, सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तथा इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी इंगित किया गया है कि मई 2019 से लेकर के अक्टूबर 2019 तक चीन के मतलब काफ़ी बारिश हुई। जो चीन का यूआन प्रांत है वहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है,
परंतु चूंकि ईवान प्रांत जो है वो इसी नदी के किनारे पड़ता है, परंतु इसके डाउन स्ट्रीम में इतनी ऊपर काफ़ी बारिश होती है, परंतु इसके डाउन स्ट्रीम में क्या है, या जो लोअर मेकांग है वहाँ पर पानी की किल्लत बरकरार थी। तो इस रिपोर्ट के अनुसार यह माना गया कि यह जो ऐसी सिचुएशन आई कि बहुत पानी बरसने के बाद भी, सामान्य से अधिक पानी बरसने के बाद भी यहाँ पर लोअर रीजन में पानी कमी रही, तो यह है कि चीन ने यहाँ पर जो डैम बनाया, डैम बना के उसने पानी को रोक दिया है। इस पर चीन का कहना है कि मेकांग नदी पर बनाए जाने वाले डैम जो है वो रन ऑफ रिवर डैम है। रन ऑफ रिवर डैम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसे डैम जिसके लिए पानी को ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती, या पानी को बहुत ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी ही मात्रा में पानी की को रोकने की ज़रूरत होती है, और उसका भी इस्तेमाल ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या उत्पादित करने के लिए कर रहा है। तो यह ऐसा चीन का कहना है। तथा इसके अलावा यदि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में भी दिक्कत है कि चूंकि चीन के ही तिब्बती इलाके से क्या होती है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो मेकांग पे तो यह बांध बना ही रहा है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर भी काफ़ी बांध बना रहा है, जैसी कि रिपोर्ट आती रहती है। तो जब यह ब्रह्मपुत्र पर या डैम बनाएगा, तो जैसे यहाँ पर मेकांग नदी में क्या है कि नीचे वाले इलाके में सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई, तो ऐसी ही समस्या भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, मतलब पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, वहाँ पर भी सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो यह भारत के संदर्भ में भी चिंता का विषय है। अब इसी संबंध में कुछ अन्य चीज़ों को देख लें, तो एक है मेकांग नदी आयोग। तो इस आयोग के बारे में देखें तो मेकांग रिवर कमीशन MRC, तो इसमें कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। चूँकि यह जो मेकांग नदी है वो 6 देशों से गुजरती है, चाइना, म्यांमार, कंबोड, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम, परंतु यह जो कमीशन है इसमें चीन और म्यांमार ये दोनों देश शामिल नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा ध्यान से, ये कहीं पे आ जाए कि मेकांग नदी आयोग में 6 देश शामिल है, तो नहीं, चीन और म्यांमार शामिल नहीं है। तथा यह जो मेकांग नदी आयोग है यह एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है जो संयुक्त रूप से साझा जल संसाधनों और मेकांग नदी के सतत प्रबंधन की दिशा में कार्य करता है। इसके अलावा एक और है मेकांग गंगा सहयोग, तो यह भारत के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है, मेकांग गंगा कॉरपोरेशन MGC। तो इसमें 6 देश शामिल हैं, जिसमें भारत और 5 आसियान देश शामिल हैं। तो याद रखिएगा इसमें भारत शामिल है और 5 आसियान देश। तो 5 आसियान देश कौन कौन से हैं? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। तो आसियान याद रखिएगा, क्योंकि आसियान में क्या है, आपका चीन जो है वो शामिल नहीं है, तो इसलिए इस मेकांग गंगा सहयोग में चाइना नहीं शामिल है। बाकी जो अन्य 5 देश जहाँ से यह मेकांग नदी गुजरती है वो इसमें शामिल है। तथा इसे वर्ष 2000 में लाओस के वियंतियाने में इसको प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? सन 2000 में। अब इसको प्रारंभ क्यों किया गया था? तो यह पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार में सहयोग की दिशा में प्रारंभ की गई एक पहल है। इसके जल से कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए इसके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। तथा जैसा कि गंगा और जो यह मेकांग है, दोनों ही नदियों में प्राचीन सभ्यताएं जो हैं वो पनपी हुई हैं। अतः यह जो मेकांग गंगा कॉरपोरेशन है, इस पहल का जो उद्देश्य है, इन 2 प्रमुख नदी घाटियों में बसे लोगों के बीच में संपर्कों को सुविधाजनक बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में कॉरपोरेशन को बढ़ावा देना है। आगे चलते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के संबंध में, जिसके अनुसार नीट के दायरे में अल्पसंख्यक मेडिकल संस्थानों को लाया गया है, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो पहले पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि आखिर मामला क्या था। तो देश भर के विभिन्न कॉलेजों ने एक समान प्रवेश परीक्षा जो नीट कराई जा रही है को लेकर के भारतीय चिकित्सा परिषद MCI अर्थात मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और भारतीय दंत परिषद अर्थात डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 10D और दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 के तहत जारी की गई अधिसूचनाओं को चुनौती दी थी। MCI और DCI द्वारा जारी इन अधिसूचनाओं में नीट को सभी मेडिकल कॉलेजों पर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो या अल्पसंख्यकों के मेडिकल कॉलेज हों, उन सभी पर लागू करने की इस अधिसूचना में बात की गई थी। तो इसी का विरोध जो है वो अल्पसंख्यक मेडिकल संस्थानों के द्वारा किया गया था। इनका तर्क क्या था? तो इन अल्पसंख्यक मेडिकल संस्थानों का जो तर्क था, इनका यह कहना था कि यदि अल्पसंख्यक मेडिकल संस्थानों को नीट के दायरे में लाया जाता है
तो इससे अल्पसंख्यकों को जो अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार दिया गया है, क्या दिया गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 30 के तहत, तो इसका यह उल्लंघन करता है। तथा अल्पसंख्यक मेडिकल संस्थानों के प्रबंधन का मानना है कि यदि इस निर्णय को लागू किया जाता है तो इससे जो राज्य अल्पसंख्यकों के हित में कार्य करने के अपने दायित्व के निर्वाह में विफल होंगे। मतलब ये राज्य ऐसा बाध्य करता है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को इस चीज़ को मानना पड़ेगा, तो एक तरीके से क्या है कि राज्य जो है वो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, ऐसा अल्पसंख्यक मेडिकल संस्थानों के द्वारा कहा गया या दलील दी गई। परंतु जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है तो उसको देखते हैं। तो जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 3 जजों की न्यायपीठ ने कहा कि स्नातक और स्नातकोत्तर, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में नीट के माध्यम से भर्ती करना किसी भी प्रकार से अल्पसंख्यकों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। यह जो नियम है, यह मतलब सामान्य प्रवेश परीक्षा वाला, यह नियम अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासित किए जाने वाले सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज दोनों के लिए लागू होगा। मतलब नीट की परीक्षा जो है यह दोनों के लिए लागू होगी, चाहे वो सहायता प्राप्त है चाहे गैर सहायता प्राप्त है। तथा न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यकों के व्यापार तथा व्यवसाय अथवा धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो हैं वो संस्थान में प्रवेश के मामले में पारदर्शिता लाने के मध्य एक बाधा के रूप में नहीं देखे जा सकते। मतलब यदि इस प्रकार की पारदर्शिता स्थापित की जा रही संस्थानों में तो यह कहीं से भी अल्पसंख्यकों के जो व्यापार या व्यवसाय अथवा जो धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार हैं उनका उल्लंघन किसी प्रकार से नहीं है। तथा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक संस्थान भी कानून के तहत लागू शर्तों का पालन करने के लिए समान रूप से बाध्य हैं। मतलब यहाँ पर भी इस नियम को लागू किया जाएगा, नीट परीक्षा को लागू किया जाएगा। अब यदि इसके महत्व को देखें कि इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व यह है कि न्यायालय के इस निर्णय से जो मेडिकल संस्थानों में भर्ती को लेकर जो भ्रष्टाचार होते हैं, मेनली जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको रोकने में मदद मिलेगी। तथा नीट के नियम को लागू करना जो है वो चिकित्सीय योग्यता को प्रोत्साहन देकर भविष्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करेगा। चूँकि जब प्रवेश सही से होगा तो आगे चलकर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधा है वो भी अच्छी होगी। तथा नीट के नियम को लागू करने का उद्देश्य जो है वो अल्पसंख्यक मेडिकल संस्थानों या जो निजी संस्थान है उसमें शिक्षा के शोषण, मुनाफाखोरी और जो व्यवसायीकरण जो है उसको रोकना है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।